90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी। आप वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद। इस समय हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है। कभी बरसात होती है, कभी टेम्परेचर अप हो जाता है, कभी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो टेम्परेचर में जो वेरिएशन आ रहा है, इस वजह से किस तरह के रोग बढ़ रहे हैं? इस समय बच्चों में डायरिया खूब देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, अगर हम सामान्य शब्दों में जानना चाहें तो डायरिया क्या है? डायरिया एक दिन में 3 से ज़्यादा पतले दस्त होने को हम डायरिया कहते हैं। यहाँ दस्त का पतला होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ज़्यादा बार होना। क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चों में एक दिन में 2 से 5 बार दस्त होना भी सामान्य बात है। और जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं उसमें थोड़ी सॉफ्ट स्टूल होना भी नॉर्मल बात है। तो इसलिए जो है पतले दस्त को होने को हम डायरिया बोलते हैं। जो डायरिया है, इसकी वजह क्या है कि क्यों होता है ये रोग? डायरिया का मुख्य कारण आंतों में इन्फेक्शन है। ज़्यादातर मामलों में ये इन्फेक्शन वायरस के द्वारा होता है और कभी कभी ये कोलाई, शिगेला जैसे बैक्टीरिया या अमीबा जैसे पैरासाइट भी की वजह से भी हो सकता है। बहुत ही कम केसेस में ये फूड एलर्जी, मेडिसिन की एलर्जी या अन्य बीमारियों की वजह से दस्त हो सकते हैं। इस समय के मौसम के हिसाब से गंदा पानी, गंदे बर्तनों में खाना खाना, गंदे बर्तनों में खाना पकाना, बासी भोजन करना, बाजार का अनहाइजेनिक फूड, गंदे हाथों से खाना खाना या पकाना, ये डायरिया फैलाने में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि स्वच्छता ही बीमारी से बचाव का साधन है। हमारे श्रोता ही जानना चाहेंगे कि डायरिया के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं? सामान्यतः दस्त की शुरुआत उल्टी और बुखार से होती है, फिर 1-2 दिन बाद दस्त शुरू हो जाते हैं, साथ ही पेट में दर्द भी होता है। डायरिया में कभी कभी दस्त के साथ खून और आंव भी आता है। इसको हम डिसेंट्री बोलते हैं। बैक्टीरियल या अमीबिक इन्फेक्शन की वजह से होती है। जैसे सिम्टम्स हमें पता चल जाते हैं, हम तुरंत डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं। इसके इलाज क्या है? किस तरह से एक सावधानी बरती जाए किसी एक पेशेंट को या पेशेंट के तीमारदार को? देखिए, डायरिया सामान्यतः 5 से 7 दिन में स्वतः ठीक हो जाता है। डायरिया का मुख्य इलाज ओआरएस और जिंक है। ओआरएस शरीर में डायरिया से होने वाले पानी की कमी को पूरा करता है और जिंक डायरिया को ठीक करने में मदद करता है। प्री एंड प्रोबायोटिक भी डायरिया को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। एक शब्द हम सुनते हैं मेडिकल टर्म में, एंटीबायोटिक्स। इसका क्या रोल होता है? चूंकि ज्यादातर डायरिया वायरस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक देने की ज्यादातर केसेस में कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब डायरिया बहुत दिनों तक चलता है या डिसेंट्री हो जाती है, डिसेंट्री मतलब जब दस्तों में खून या आंव आते हैं, तब एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता होती है। सर, अक्सर ये सलाह दी जाती है कि जब किसी को दस्त होते हैं तो अक्सर ये सलाह देते हैं, सामान्य व्यक्ति भी ये सलाह देता है कि आप जो है ओआरएस का घोल ले लीजिएगा। तो ये ओआरएस होता क्या है और इसका डायरिया और दस्त जैसी बीमारियों में क्या प्रभाव पड़ता है? ओआरएस मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये ओआरएस जो है शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। ओआरएस बाजार में 2 रूप में मिलता है। पहला, रेडी टू यूज टेट्रा पैक में बना हुआ लिक्विड फॉर्म में ओआरएस मिलता है, और दूसरा ओआरएस पाउडर। ओआरएस पाउडर भी 2 पैकिंग में आता है। एक छोटी पैकिंग 200 ml पानी के लिए, और दूसरा बड़ी पैकिंग जो 1 लीटर पानी के लिए होती है। तो आपने जो भी ओआरएस का पैकेट लिया है, उस ओआरएस के पैकेट को, उसके पाउडर को उतनी निर्धारित मात्रा के साफ पानी में, साफ पानी मतलब चाहे या उबाल के ठंडा किया हुआ पानी हो या फिल्टर किया हुआ पानी। फिल्टर किए पानी को उबालने की आवश्यकता नहीं है। उस निर्धारित मात्रा के पानी में घोलकर पूरा पैकेट एक साथ घोलना है। ना कि ऐसा करना है कि थोड़ा सा ओआरएस पाउडर ले लिया हमने और थोड़ा सा जो है पानी ले लिया, और उससे ओआरएस बना लीजिए। जो ठीक मात्रा का बना हुआ ओआरएस होता है, उसका स्वाद आंसुओं जैसा होता है, ना कि बहुत ज्यादा मीठा और ना कि बहुत ज्यादा नमकीन। ठीक है। और एक बार बना हुआ जो ओआरएस होता है वो 24 घंटे तक इस्तेमाल किया जाता है। ओआरएस को जब भी किसी भी बच्चे को दस्त लगे तो ओआरएस जो है सबसे पहले ओआरएस देना शुरू करना चाहिए। ओआरएस को बहुत धीरे धीरे चम्मच से, कप या कटोरी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना चाहिए। एक साथ बहुत सारा ज्यादा मात्रा में ओआरएस एक साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे कभी कभी उल्टी हो जाती है।
लेकिन सामान्यतः डायरिया के मरीजों को उल्टी भी होती है, लेकिन उल्टी के मरीजों को भी ओआरएस दिया जा सकता है। उन्हें उल्टी हो तो उल्टी के बाद 10-15 मिनट इंतजार करके फिर से आप ओआरएस दे सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ओआरएस देते रहें, इससे पानी की कमी नहीं होगी शरीर में। देखिए, नमक और चीनी का जो घोल हम बनाते हैं वो एक पुराना तरीका था। वो उस तरीके में एक दिक्कत थी कि उसमें हम सही मात्रा का अंदाजा नहीं लगा पाते थे। कभी चीनी ज्यादा हो जाती थी, कभी नमक ज्यादा हो जाता था। लेकिन अगर ओआरएस आपको नहीं मिल रहा है तो आप नमक चीनी का घोल बना सकते हैं। नमक चीनी का घोल 1 गिलास पानी में एक चम्मच, 1 टीस्पून चीनी और 1 चुटकी नमक मिला के आप नमक चीनी का घोल भी बना सकते हैं और उसको भी दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब ने कितनी शानदार जानकारी दी है, कितनी अच्छी जानकारी दी है कि अगर आपको ओआरएस का घोल नहीं मिलता है तो आप घर पर भी उसको तैयार कर सकते हैं नमक और चीनी के मिश्रण से। डॉक्टर साहब, जब डायरिया होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी साथ चलते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या दिक्कतें होती हैं उसमें, और इनका कैसे पता लगा सकते हैं? डायरिया की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत शरीर में पानी की कमी होना हो जाता है। और कभी कभी जो है सोडियम, जो हमारा नमक होता है, उसकी स्तर में कमी या ज्यादा हो सकती है। शरीर में पानी की कमी को हम मेडिकल टर्म में डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन एक बहुत गंभीर समस्या होती है। यदि ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए तो मरीज का बीपी भी कम हो सकता है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए जब डिहाइड्रेशन होता है तो हमें जो है फौरन ओआरएस, मैंने आपको पहले भी बताया कि दस्त होते ही हमें सबसे पहले ओआरएस शुरू करना है। जब डिहाइड्रेशन होता है तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा या बहुत सुस्त हो सकता है, उसकी आंखें अंदर आती हैं, बच्चे की पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, आंसू कम निकलते हैं उसको। ये सब बहुत डेंजर साइन होते हैं। जैसा ही आपको ये दिखाई दे, आपको फौरन जो है चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए फौरन। उसने बताया कि डिहाइड्रेशन की जब स्थिति हो जाती है और इसके बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं डायरिया के, और ऐसी स्थिति भी गंभीर हो जाती है, तो जैसे भी लक्षणों का पता चलता है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क किया जाए। फौरन, क्योंकि में हमें आईवी फ्लूइड चढ़ाने की आवश्यकता होती है ताकि शरीर को जो है फिर से हाइड्रेट किया जा सके, उसमें पानी की कमी को दूर किया जा सके। डॉक्टर साहब, भोजन की तो आवश्यकता व्यक्ति को हमेशा होती है और बच्चों को तो अक्सर भोजन नियमित तौर पर मिलता रहना चाहिए। डायरिया के समय क्या भोजन होना चाहिए? देखिए, डायरिया में सबसे पहली चीज तो ओआरएस, 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 ओआरएस। डायरिया का ट्रीटमेंट भी यही है। डायरिया में सबसे बड़ी आवश्यकता भी ओआरएस है। फिर उसके साथ हम बच्चे को जो है दाल का पानी, चावल का मांड, दाल चावल, दही, नारियल का पानी, नींबू की शिकंजी, नमक चीनी का घोल जो मैंने बताया आपको, नमकीन लस्सी, मट्ठा, छाछ, ये सब दे सकते हैं। डायरिया के मरीज को कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूस, सिंपल गुलानी, चाय, कॉफी इत्यादि चाहिए। ये सब दस्त बढ़ाने का काम करते हैं। और मैं ये अक्सर देखता हूँ कि डायरिया के पेशेंट को ओआरएस का घोल देने से ज़्यादा लोग अच्छा ये समझते हैं कि उनको फ्रूट जूस दे दिया जाए। ये गलत है, जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ, देखिए, फ्रूट जूस में जो है शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और वो शुगर की मात्रा दस्त बढ़ाने का काम करती है। इसलिए हमें सिंपल ग्लूकोज का पानी भी नहीं देना है। हमें या तो ओआरएस देना है या साफ पानी देना है। नारियल पानी, आजकल तो पूरे सभी जगह जो है नारियल उपलब्ध है, तो नारियल पानी दे सकते हैं आप, सादा पानी दे सकते हैं, छाछ मट्ठा घर में बनता है वो सब दे सकते हैं। आप वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं और इस समय हम बात कर रहे हैं डायरिया पर, क्योंकि अब जो मौसम है, जो मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है, उसकी वजह से डायरिया ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। और डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि डायरिया में क्या करना चाहिए और डायरिया के सिम्टम्स क्या हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल अक्सर उठता है कि बच्चों को दूध पिला सकते हैं या नहीं पिला सकते हैं डायरिया की स्थिति में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा। हाँ, बच्चों को डायरिया के दौरान दूध पिलाया जा सकता है और पिलाना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों का मुख्य भोजन दूध होता है। 1 साल या 2 साल से छोटे बच्चे मुख्यतः दूध ही पीते हैं। तो अगर हम उनका दूध बंद कर देंगे तो उनको पोषण नहीं मिलेगा, जो कि डायरिया के समय डायरिया को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए दूध कभी भी बंद ना करें। हाँ, कुछ ऐसी स्थिति होती है जब डायरिया बहुत ज्यादा दिनों के लिए हो जाता है, तब आंतों में दूध को पचाने की कम हो जाती है।
ऐसे केसेस में हम लोग दूध की मात्रा कम करने या बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो दूध को बंद करने की सलाह देते हैं, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जो है, अगर दूध बदलना है, दूध चेंज करना है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किसी भी मरीज को अगर आप कोई भोजन देते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा और उन्हीं की सलाह पर आप भोजन दीजिएगा। गाय का दूध पिलाना बेहतर रहेगा या भैंस का दूध? देखिए, सबसे अच्छा दूध तो माँ का दूध है। अगर आपका बच्चा माँ का दूध पीता है शुरू से, तो उसको माँ का दूध पिलाते रहें। अगर वो माँ का दूध नहीं पीता है, पहले से गाय का दूध या भैंस का दूध पी रहा है, तो जो भी दूध पी रहा है वो दूध देते रहें। वैसे बच्चों के हिसाब से सबसे अच्छा तो माँ का दूध है, फिर दूसरे नंबर पे हम गाय का दूध रखेंगे, क्योंकि गाय के दूध में प्रोटीन्स कम होते हैं, सॉल्यूट लोड कम होता है, तो वो बच्चों के लिए ठीक होता है। किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें डायरिया रोग से पीड़ित ना होना पड़े? डायरिया ना हो, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब 6 महीने तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिए, पानी भी नहीं पिए। ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड बच्चों में डायरिया होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। दूसरी चीज़ है गुड न्यूट्रिशन। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमें बीमारियां कम पकड़ेगी, इसलिए बच्चों का खान पान अगर ठीक रहेगा तो उन्हें डायरिया होने के चांसेस भी कम होंगे। तीसरी बात, साफ पानी, साफ भोजन। ठीक है, तो पानी जो है अगर फिल्टर है तो बहुत बढ़िया, अगर फिल्टर नहीं है तो उबाल के ठंडा किया हुआ पानी ही इस्तेमाल करना चाहिए। भोजन बनाते समय सफाई का खास ध्यान, ये साफ बर्तन में भोजन बनाएं, भोजन को साफ बर्तन में रखें, ढक कर रखें, और ताज़ा बना हुआ खाना ही खाएं। बासी भोजन, इस गर्मी के मौसम में बासी भोजन खा में जो है इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए बासी भोजन ना करें। साफ हाथ सबसे ज़रूरी है, हाथ की सफाई का ध्यान रखें। ये हम कोरोना में भी देख चुके हैं कि हाथों को बार बार धोना चाहिए, साफ हाथ से खाना बनाना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, शौच जाने के बाद हाथ जरूर साबुन से जरूर धोना चाहिए। और शौच केवल शौचालय में, ये एक टैगलाइन है, लेकिन ये टैगलाइन ही नहीं है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरिया जो है वो गंदगी से फैलता है, और अगर शौच हम जो है खुले में करेंगे तो डायरिया होने के सबसे ज्यादा होते हैं। और एक जो है वैक्सीन है, रोटा वायरस वैक्सीन, जो अब सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, सरकार द्वारा फ्री में लगाई जा रही है। वो सब बच्चों को पिलानी चाहिए, जो उनकी एज ग्रुप के हैं उनको जरूर पिलानी चाहिए, क्योंकि रोटा वायरस डायरिया का सबसे बड़ा कारण है, और हम इस वैक्सीन के जरिए उससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चे की बात तो हम कर ही रहे हैं, अब माँ की बात भी करते हैं। किस डायरिया रोग से पीड़ित हैं, अपने बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं? बिल्कुल करा सकती हैं। माँ अपने बच्चे को स्तनपान हमेशा करा सकती है। किसी प्रकार की बीमारी है तब भी बच्चा जो है स्तनपान कर सकता है। उसके दूध से उसके बच्चे को कभी भी नुकसान नहीं होता है। वो माँ लगातार स्तनपान करवाते रहें, बस साफ सफाई का ध्यान रखें, शौच जाने के बाद हाथ धोएं, साफ कपड़े पहने, नहाएं, सफाई का ध्यान रखेंगे तो बच्चे को कोई भी डायरिया होने का खतरा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, इस समय गर्मियों का सीज़न भी है और बाज़ार में फल बिकते हैं, तो फल खरीदने के बाद सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? देखिए, बाजार में हम फल खरीद रहे हैं तो अगर वो फल वैसा है कि जो बिना छिले हुए खाने का है तो उसे धोकर खाएं, क्योंकि एक तो 2 वजह हैं। एक तो आजकल ज़्यादातर फलों के उत्पादन में कीटनाशक का बहुत प्रयोग किया जा रहा है, और दूसरा वो फल खुले में रखे रहते हैं, उसमें मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, तो उससे जो है इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसलिए फलों को सदैव धोकर खाएं, और जिन फलों को छील कर खाते हैं जैसे केले हैं, तो उसको धोने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका टिफ़िन तैयार करती हैं मम्मी, तो उस टिफ़िन को तैयार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, भोजन सदैव जो है पौष्टिक होना चाहिए, चाहे वो घर में खाया जाए, चाहे स्कूल में टिफिन के फॉर्म में लिया जाए। तो हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि जो भोजन हो वो ऐसा हो कि जिसमें पौष्टिकता हो, ना कि वो जंक फूड हो, जैसे पास्ता, सेवई। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमेशा जो है
पौष्टिक होना चाहिए। घर में रोज बनने वाली चीजें वो सभी पौष्टिक होती हैं। आप जैसे रोटी दे सकते हैं, रोटी सब्जी दे सकते हैं, रोटी अचार, जैसे अचार देंगे तो उससे मिलेगा बच्चे को सिर्फ जो है वो है और कुछ नहीं। ये जैम है वो केवल शुगर है, तो वो सब चीजें मोटापा बढ़ाने का काम करती है। इसलिए कोशिश करें कि टिफिन में जो है सब्जी देने की कोशिश करें और वैरायटी दें, ताकि बच्चा जो है उनको रिपीटेशन से बच्चा भी बोर हो जाता है, नहीं खाता है। तो वैरायटी रहेगी, रोज बदल बदल के देंगे तो उसको बच्चा खाएगा भी खाएगा और टिफिन खाली करके ही लेकर आएगा, नहीं तो टिफिन वापस आ जाएगा। आपने हमें अभी डायरिया से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी हैं और आपने ये भी बताया है कि बच्चों को किस तरह का भोजन दिया जाना चाहिए, बच्चों का भोजन पौष्टिक होना चाहिए, टिफ़िन में मम्मी को क्या भोजन परोसना चाहिए, वो जानकारी भी आपने दी है। अभी हम मुलाकात कर रहे थे डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी से और आप वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं और आपने हमें डायरिया के बारे में बताया। आपने हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत सारा आभार कि आपने रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आकर अपना समय दिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद रेडियो ऋषिकेश मुझे बुलाने के लिए। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो ऋषिकेश। थैंक यू डॉक्टर साहब। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 94113929